हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सारणिक के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि ज्यामिति में हम सारणिक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सारणिक का उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको हम इस निशान से डिनोट करते हैं जिसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस के x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस के x3 इंटू y1 माइनस के y2। ये फॉर्मूला हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसी को हम सारणिक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो सारणिक के रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखना है हमको 1/2 डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक का सिंबल बनाना है और इसके अंदर पहला कॉलम आपका x1 x2 x3, दूसरा कॉलम y1 y2 y3 और तीसरा कॉलम आपका 1 1 1 होगा। तो डिटर्मिनेंट की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा कि सारणिक के बाहर 1/2 और पहला कॉलम x1 x2 x3, दूसरा कॉलम y1 y2 y3 और तीसरा कॉलम 1 1 1। इसकी सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसके हमें शीर्ष दिए गए हों। चलिए अब इसके एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इसकी सहायता से हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं 2 7 1 1 10 8 और जिस त्रिभुज के शीर्ष से हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम मान लेते हैं कि x1 y1 मेरा 2 7 है, x2 y2 मेरा 1 और 1 है, x3 y3 मेरा 10 और 8 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/2। देखिए फॉर्मूला हमने लिख दिया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1 और अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इन सब के वैल्यू रख देंगे तो 1/2 x1 x2 x3 देखिए आप x1 2 है, x2 1 है, x3 10 है, y1 आपका 7 है, y2 1 है, y3 8 है। ये सारी वैल्यू हम रख देंगे। अब सारणिक को सॉल्व करना हमने सीख लिया है तो हम क्या करेंगे r1 यानी कि पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर देते हैं। तो 1/2 बाहर होगा क्योंकि ये गुणा में है। तो सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है। पहली पंक्ति के सापेक्ष 2 इंटू क्या होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे तो 1 इंटू 1 माइनस के 8 इंटू 1 8 तो 1 माइनस के 8। ऐसे ही फिर माइनस के 7 1 माइनस 10 यानी कि जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। इसको और सॉल्व करना है हमें और देखिए क्या आता है 1/2। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू -7 माइनस के 7 इंटू माइनस के 9 1 इंटू माइनस के 2 और इनको जब गुणा करेंगे तो माइनस के 14 63 माइनस 2 1/2 63 माइनस के 16 यानी कि 63 माइनस के 16। इसको घटाओगे तो 47/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए क्या क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा हम वर्ग के रूप में मापते हैं। जैसे कि अगर सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ तो वर्ग मीटर। यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया है तो इसलिए हम वर्ग इकाई लिख देते हैं। कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होगा क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होगा। तो अगर सॉल्व करते समय कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव आ जाता है लास्ट में आंसर तो हम उसको छोड़ देंगे और प्लस के रूप में अपना आंसर देंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि 3 बिंदु आपको दे देते हैं और पूछता है कि सिद्ध कीजिए इनको ये सररेख है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उन 3 बिंदुओं से जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाता है तो वे बिंदु आपके क्या होंगे, सररेख होंगे। तो ये 2 बात है। ऐसे क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं हम उपसारणिक और सहगुणनखंड। सहगुणनखंड को सहखंड भी बोलते हैं तो ये ध्यान रखना, सहगुणनखंड या सहखंड एक ही बात है। उपसारणिक माइनर अंग्रेजी में माइनर बोलते हैं और इसको m से भी डिनोट करते हैं। चलिए सारणिक होता क्या है। सारणिक किसी भी सारणिक के उपसारणिक किसी भी सारणिक के अवयवों के लिए हम निकालते हैं।
कैसे निकालते हैं आप वो देखिए। मान लो हमारे पास एक सारणिक ए है जिसकी पहली रो A1 B1 C1, दूसरी रो A2 B2 C2 और तीसरी रो A3 B3 C3। अब हमें किसी भी अवयव का अगर उपसारणिक निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। मैं आपको केवल पहली पंक्ति के अवयव के निकाल के बताता हूँ कि A1 B1 C1 के सापेक्ष अगर हमें उपसारणिक निकालना है तो जैसे A1 के लिए निकालते हैं तो A1 क्या है, पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो उपसारणिक को इसको M11 से भी डिनोट कर देते हैं। अब B1 जैसे आपका क्या है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो इसको हम M12 से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है M11 M12 M13। जब क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाएंगे। M11 क्या होगा, पहली पंक्ति के पहले अवयव के लिए उपसारणिक। अगर M12 है तो क्या होगा, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए उपसारणिक। अब अगर ऐसे ही मैं M32 लिख देता हूँ तो इससे आप क्या समझेंगे, तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए उपसारणिक। चलिए अब देखते हैं उपसारणिक कैसे निकालते हैं। किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालते हैं तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, पहली पंक्ति के अवयव है A1 B1 C1। अगर हमें A1 के रेस्पेक्ट में उपसारणिक निकालना है तो हम क्या करेंगे, A1 देखिए क्या है, ये रहा A1। तो A1 से होने वाली रो, A1 से शुरू होने वाला रो और A1 से शुरू होने वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, B2 C2 B3 C3। तो इसको हम 2x2 सारणिक के रूप में ऐसे ही लिख देंगे, B2 C2 B3 C3। यानी कि पहली रो हमारी 2x2 सारणिक की B2 C2, तीसरी रो B3 C3। यही हमारा क्या होगा, A1 के रेस्पेक्ट में, यानी कि A1 के सापेक्ष या A1 के लिए उपसारणिक। ऐसे ही जब हम B1 के लिए निकालेंगे तो आप B1 से शुरू होने वाला कॉलम और B1 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, A2 C2 A3 C3। तो एक 2x2 के सारणिक में हम इसको एज इट इज रख देंगे, A2 C2 A3 C3। तो ये हमारा क्या होगा, B1 के लिए उपसारणिक। ऐसे ही जब C1 के लिए निकालेंगे तो C1 से शुरू होने वाली हम कॉलम को और रो को छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, A2 B2 A3 B3। इसको 2x2 के सारणिक के रूप में रख देंगे तो ये हमारा क्या होगा, इसका उपसारणिक। चलिए तो पहले रो का ऐसे ही हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि हमें B3 अवयव के लिए उपसारणिक निकालना है तो आप B3 देखिए किस कॉलम में है और किस रो में, आप उसको छोड़ दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, A1 C1 A2 C2। तो इसको हम क्या करेंगे, एक सारणिक के रूप में लिख देंगे एज इट इज। कैसे, A1 C1 फर्स्ट रो हो जाएगी, A2 C2 आपकी सेकंड रो हो जाएगी। रिप्रेजेंटेशन में आपको बता ही चुका हूँ कि इसको कैसे दिखाते हैं कि M11 M12 M13 ऐसे, यानी कि जिस भी पंक्ति के अवयव के लिए हम निकाल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में उसका नाम हो जाएगा। जैसे अभी हम अगर मैं कहूँ A3 के लिए निकाले तो A3 क्या आपका तीसरी रो का पहला अवयव है, तो इसके उपसारणिक को हम M31 से दिखाएंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति के पहले अवयव के लिए उपसारणिक। चलिए ये तो हुई उपसारणिक। अब देखिए सहगुणनखंड। अब उपसारणिक से ही हम सहगुणनखंड बड़े ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपने उपसारणिक को अच्छे से समझ लिया कि कैसे निकालते हैं तो सहगुणनखंड बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब छोटी सी डेफिनेशन लिखिए कि किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है। यानी कि उपसारणिक में हम चिन्ह का कोई ध्यान नहीं रखते, केवल जिस अवयव के रेस्पेक्ट में निकालते हैं और जो अवयव बच जाते हैं उनको सारणिक के रूप में रख देते हैं। लेकिन सहगुणनखंड निकालने के लिए हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ता है। और चिन्ह के ध्यान के लिए मैं आपको एक पहले भी लिखवाया था कि इनका चिन्ह कैसे होता है, डिटर्मिनेंट। पहला आपका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर आ जाता है माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। 3/3 के लिए यह है और 2/2 के लिए आपका प्लस माइनस माइनस प्लस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा अवयव, जैसे ये आपके पहली पंक्ति के पहले अवयव के लिए है, पहली पंक्ति के ये दूसरे अवयव के लिए है, ऐसे ही ये दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के लिए है और ये तीसरी पंक्ति के पहले के लिए। यानी कि जो जिस स्थान पे है उसी के अनुरूप यहाँ से हम चिन्ह निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे आप वो देख लीजिए। मान लो हमारे पास एक सारणिक ये है जिसका पहला कॉलम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कुछ कॉलम दिए हुए हैं। अब मैं केवल A1 B1 C1 के लिए आपको सहगुणनखंड निकालना बता देता हूँ कि हम कैसे निकालते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के जरिए हम और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे।
चलिए, और सहगुणनखंड अंग्रेजी में कोफैक्टर्स बोलते हैं, तो इसको C11, C12, C13 से मतलब वही है। C11 का मतलब पहली पंक्ति के पहले अवयव के लिए सहगुणनखंड, C12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए सहगुणनखंड, 13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के लिए सहगुणनखंड। तो ऐसे ही है। और उपसारणी को माइनर बोलते हैं, तो उसको M11, M12 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ बुक्स में सहगुणनखंड को A11, A12 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अब निकालते कैसे हैं। जैसे A1, B1, C1 के लिए हमें सहगुणनखंड निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 के लिए जैसे उपसारणिक निकाला था सेम कंडीशन वही, A1 से शुरू होने वाले रो और कॉलम को आप छोड़ दीजिए, B2, C2, B3, C3 2/2 के रूप में इसको लिखिए। और साथ के साथ आपको ये चिन्ह भी ध्यान रखना है कि प्लस माइनस प्लस, फिर आता है माइनस प्लस माइनस, फिर आता है प्लस माइनस प्लस। अब C11 देखिए पहले स्थान पर, यानी कि ये क्या होगा, प्लस का होगा, तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह, B2, C2, B3, C3 सोल्व हो के जो आएगा आंसर। C12 जैसे आप C12 को लिए निकालेंगे तो आपका क्या होगा, यानी कि पहली पंक्ति के दूसरे अवयव लेंगे B1 के लिए, तो आप क्या करेंगे, B1 से कॉलम और रो जिसमें उसको छोड़ देंगे, बचा क्या, A2, C2, A3, C3। अब आप ये देख लिए C12 यानी कि दूसरे पहली पंक्ति के दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम क्या कर देंगे माइनस। ऐसे ही 13 क्या है प्लस, तो ये ले लेंगे प्लस। यानी कि जो उपसारणिक हम ऊपर निकाल लेते हैं सेम वही निकालना है, बस अंतर इतना आएगा, हमको चिन्ह का ध्यान रखना है। यानी कि उपसारणिक में हमें कोई चिन्ह का ध्यान नहीं रखना, सहगुणनखंड या सहखंड में हमें चिन्ह का ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या चिन्ह अप्लाई करना है, वो आप इस टेबल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमें दूसरी पंक्ति के लिए सहखंड निकालने होते तो सेम हम क्या करते, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के लिए उपसारणिक निकालते और ये देखते हैं दूसरी पंक्ति पहला अवयव क्या पड़ता है माइनस में, तो उसके सामने माइनस। दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए उपसारणिक निकालते, वो होता है प्लस, तो उसको प्लस ही रहने देते। दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव के लिए उपसारणिक निकालते और उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा देते। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके ज़रिए आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे निकालते हैं। ये सारणिक दिया हुआ है एक 130051 4 - 1 2, ये कॉलम दिए हुए हैं। इसके रो अगर आप देखना चाहिए 104 है, दूसरी रो 3 5 -1 0 1 2 आपकी तीसरी रो। क्वेश्चन क्या है, इसके उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए के अवयवों, यानी कि इसने सारणिक के अवयवों, अवयवों का मतलब यहाँ पे इसके अंदर जितने भी अवयव है, यानी कि इसके अंदर 9 अवयव है, तो 9 के 9 के लिए हमें उपसारणिक भी निकालना है और सहखंड भी निकालना है। आसान है बहुत ही, आपको केवल उपसारणिक निकालना है और सहखंड में केवल चिन्ह अप्लाई करना है। अगर आपने उपसारणिक अच्छे से निकाल दिया तो सहखंड में कोई गलती नहीं होगी, सिर्फ सहखंड में तो हमें चिन्ह का ध्यान रखना है। तो अब जैसे उपसारणिक M11 यानी कि आपका क्या है, ये जो पहले पंक्ति का पहला अवयव 1 है, इसके लिए आपका क्या है ये उपसारणिक। तो 1 के लिए क्या होगा, आप 1 ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बचे क्या 5 - 1 1 2 सोल्व किया, 5 दूनी 10, 1 1 में 1 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 और 1 11। ये आप सोल्व करना जानते ही हो। ऐसे ही हम M12 यानी कि M12 आपका क्या होगा, दूसरी पंक्ति के लिए पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए, यानी कि जो 0 0 के लिए क्या होगा माइनर, आप ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 0 2 सोल्व करेंगे 6 आ गया। ऐसे ही 13 के लिए आप क्या करेंगे, 13 आपका क्या है 4 4 के लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, क्या बचा 3 5 0 1, तो 3 - 0 3। तो ऐसे ही हम ये सब निकाल देंगे, तो ये सब निकालने के बाद ये सब क्या है आपके निकल के उपसारणिक प्रत्येक अवयव के लिए सेम ऐसे ही करना है। अब सहखंड के लिए मैं आपको ऊपर भी बताया था कि सिर्फ क्या करना है, मैं सहखंड में जो भी हमने उपसारणिक निकाले हुए उसमें चिन्ह का ध्यान रखना है। जैसे C11 आपका प्लस होता है तो ये प्लस के 11 हो जाएगा। C12 आपका क्या होता है नेगेटिव पे होता है, तो वहाँ पे प्लस छाया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 6। अब ये देखिए 13, तो C13 क्या होगा आपका 3, C13 प्लस वाले स्थान पर होगा 3। ऐसे ही 21 क्या होगा माइनस के स्थान पे होगा, 21 आपका क्या था माइनस के 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब माइनस 1 माइनस और अप्लाई करेंगे प्लस के 4।
तो ऐसे ही ये सबको निकालना है, हमें केवल चिन्ह का ध्यान रखना है। सबसे पहले उपसारणिक निकालना है। अगर आपने उपसारणिक निकाल दिए तो सेकंड में केवल उपसारणिक की जो वैल्यू आई है उस पे हमें चिन्ह अप्लाई करना है। चिन्ह अप्लाई करने के बाद जो निकल के आएगा वही हमारा सहखंड या सहगुणनखंड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।